पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि जगत से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे बेबी कॉर्न के बारे में। जी हाँ, बेबी कॉर्न जो कि भुट्टे की मक्के की एक शिशु अवस्था होती है और कम समय में इसे तोड़ लिया जाता है। ऐसी अवस्था में बेचने से बाजार में किसानों को अच्छा लाभ भी होता है। बेबी कॉर्न की मांग भी काफ़ी बढ़ रही है और 5 स्टार्स बड़े होटलों में भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। किस तरीके से इसकी खेती करें, कौन सी अवस्था है जब इसकी तुड़ाई करना आवश्यक होता है, आइए जानते हैं। मोटे अनाज के रूप में कभी गरीबों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मक्का आज उद्योग जगत में भी अपना स्थान बना चुकी है। ये एक बहुउपयोगी फसल है। ये मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का भी प्रमुख अवयव है। बेबी कॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टो को ही कहा जाता है। इसका पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है तथा पत्तों में लिपटे रहने के कारण ये रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव से लगभग मुक्त रहता है। इसमें फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बेबी कॉर्न की कृषि आज भारत में प्रचलित होती जा रही है। बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से बेबी कॉर्न की कृषि जल्द ही भारत के अन्य कई राज्यों में भी शुरू हो जाएगी। बेबी कॉर्न की कृषि आप साल भर कर सकते हैं। इसकी कृषि के लिए क्षेत्र का तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच और हवा में उचित नमी की आवश्यकता होती है। बेबी कॉर्न की कृषि किसी भी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो में संभव है, पर यदि मिट्टी दोमट या बलुई दोमट हो तो इसकी कृषि और भी आसान हो जाएगी। बेबी कॉर्न उगाने से पहले किसान को अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की पहल से आज पूरे भारत में मिट्टी की जांच करवाना बहुत आसान हो गया है। बेबी कॉर्न उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। मिट्टी की अम्लता के साथ साथ कुछ जरूरी खनिज जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित मात्रा में जैविक खाद मिलाकर मिट्टी की अम्लता और मौजूद पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह अनुसार उचित कदम उठाकर आप अपने खेत को बेबी कॉर्न की सफल कृषि के लिए तैयार कर सकते हैं। बेबी कॉर्न जैसी विशिष्ट कृषि से उचित मुनाफा प्राप्त करने के लिए किसान प्रायः इसे सही समय पर बाजार तथा मंडी तक पहुंचा देने का प्रयास करते हैं।
इसीलिए किसान कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित बीजों का ही चयन करते हैं, जिससे निर्धारित समय पर स्वस्थ फसल की प्राप्ति होना संभव हो पाता है। ये प्रमाणित बीज आपको कृषि विज्ञान केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीज विक्रेताओं से आसानी से मिल जाते हैं। किसान आज खेत की जुताई कर रहे हैं। खेत में कब और कितनी बार जुताई करनी है, ये मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इनके खेत की मिट्टी बलुई है, इसलिए 2 से 3 बार की जुताई से ही मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। खेत तैयार होने के बाद किसान जैविक खाद डालते हैं। मेड़ बनाने से पहले किसान 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 8 किलोग्राम पोटैश प्रति एकड़ मिट्टी में मिला देते हैं। जैविक खाद मिलाने से मिट्टी की संचयन क्षमता बढ़ जाती है और साथ ही सूक्ष्म तत्वों की मात्रा भी बरकरार रहती है। इसके बाद किसान खेत में मेड़ बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। किसान 8 से 10 इंच या लगभग 1 बीता ऊंची मेड़ बनाकर बेबी कॉर्न की कृषि आरंभ करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर या 1.5 फुट हो। इन सब बातों को सुनिश्चित कर लेने के बाद किसान बुआई आरंभ करते हैं। बुआई के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बीज से बीज की दूरी लगभग 1 बीता हो और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध ना हो, वहां टपक या फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई की जा सकती है। ये किसान अपने खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके मक्के और गन्ने की कृषि एक साथ करते हैं। हर 15 से 20 दिन में किसान मेड़ पर निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे बेबी कॉर्न का विकास अच्छी तरह से हो पाता है। आज रोपण किए 60 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न के पौधों के ऊपर पूंछ के आकार की मंजरी दिखने लगी है, जो खिलकर फूल का रूप ले लेंगी। ये पौधों में बालियां आने का संकेत है। किसान समय दर समय अपने खेत का निरीक्षण करते हैं। खरपतवार एवं सिंचाई का सही प्रबंधन और सही कीटनाशक के उपयोग से खेत को बचाते हुए किसान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों पर लगी बेबी कॉर्न की बालियां अच्छी गुणवत्ता वाली हों। आज रोपण किए 90 दिन हो चुके हैं। बेबी कॉर्न की फसल अब बिल्कुल तैयार दिख रही है। हर एक पौधे पर लगी बालियों को ध्यानपूर्वक तोड़कर इन टोकरियों में भरा जा रहा है। बेबी कॉर्न की उपज इसके किस्मों की क्षमता एवं मौसम पर निर्भर करती है। अगर सब कुछ इसकी कृषि के लिए अनुकूल रहा तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 2700 किलोग्राम बेबी कॉर्न की प्राप्ति संभव है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से
कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से, उन युवाओं से, उन कृषि संबंधी उद्यमियों से जो कि कृषि स्टार्टअप के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से नए नए अवसर इस क्षेत्र में सामने आ रहे हैं और इससे कई ऐसे किसान लाभ भी ले रहे हैं। देखते हैं हमारी कृषि स्टार्टअप से जुड़ी इस रिपोर्ट में। भारत की नई पहचान, नए दौर का नया किसान। नए भारत की नई पहचान, नए दौर का नया किसान। अपनी मेहनत से ये किसान लिख रहे हैं नई इबारत, रच रहे हैं कीर्तिमान। खुशहाल और समृद्ध हुआ देश का हर किसान। सरकार की नीतियों की वजह से आज किसानों की आय दुगनी हुई है और ऐसे कई किसान हैं जो कृषि संबंधी नई तकनीक अपनाकर समृद्ध हुए हैं और देश के लिए बने हैं एक मिसाल। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और कृषि संबंधित सरकार की नीतियों के कारण आज किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और वे समृद्ध व आत्मनिर्भर बने हैं। कन्नूर केरल की एक महिला किसान श्रीमती सिमी केवी का जीवन भी अब पूरी तरह से बदल गया है और अब वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है। आज सिमी कई स्तर पर काम कर रही हैं और अच्छी आमदनी भी कर रही हैं। वो हर साल मुर्गी पालन और अंडों की नर्सरी से 4 लाख रुपए सालाना की कमाई कर रही हैं। അങ്ങനെ കൃഷി വകുപ്പും കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും എല്ലാം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ കുറേ ഞാൻ സ്വന്തം പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറേ അപാകതകൾ ഇതിനകത്ത് പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് ഇത് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായും ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നല്ല നല്ല ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതികൾ പഠിക്കുകയും അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ കൃഷിരീതികൾ, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃഷി കൂടുതൽ ലാഭകരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റി. बाराबंकी उत्तर प्रदेश के किसान अमरेंद्र प्रताप सिंह भी इस सूची में आते हैं, जिन्होंने कृषि के बल पर आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि समृद्धि भी पाई है। केवीके के मार्गदर्शन में उन्होंने साल 2012 में पारंपरिक खेती से 17,50,000 रुपए की आमदनी की थी। हमारे परिवार में पहले से ट्रेडिशनल गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती थी, लेकिन उसमें साल भर में जो हमारी लागत होती थी वो लागत ही निकलती थी, बहुत कम उसमें हमको मुनाफा होता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, नए तरीके की नई चीज़ें करना शुरू करें। और फिर हमने 1 एकड़ केले से शुरुआत करी। पहले साल में हमने 1 एकड़ केले की खेती शुरू करी। केले के बाद में फिर उसी साल में हमने ताइवानी तरबूज और खरबूजे की खेती शुरू करी। साल 2017 में उन्होंने पहली बार स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू किया, जिससे उन्हें 33,72,000 रुपए का शुद्ध लाभ मिला। अगर किसान नए तरीके से नई चीज़ें करेगा तो डबल और ट्रिपल भी हो जाएगी उनकी इनकम, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बेल्लारी कर्नाटक की 2 महिला किसान श्रीमती सुधा और श्रीमती पूजा ने भी केवीके के वैज्ञानिकों की मदद और अपनी मेहनत से कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी है। उन्होंने FSSAI के मानकों के अनुसार अंजीर के बिस्किट्स और रोल का उत्पादन शुरू किया। మాకు అంజూరా ఫ్రూట్స్ వచ్చి 1 kg 20 to 30 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో. సో మాకు దాని నుంచి ఏమీ లాభం రావట్లేదు. దాని నుంచి లాభం రావాలంటే ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఒక స్వీట్ అంజూరా ఫిగ్ బార్ అని ఒక స్వీట్ తయారు చేస్తున్నాము. అది వచ్చి 1 kg వచ్చి 400 రూపీస్ సేల్ చేస్తున్నాం మార్కెట్లో ఇప్పుడు. అంజూరా ఫ్రూట్ కంటే స్వీట్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండడంతో మాకు ఇన్కమ్ చాలా డబల్ అయింది. और आज 60 से ज्यादा महिलाएं उनके स्वयं सहायता समूह में प्रतिदिन 15 से 20 क्विंटल अंजीर के बिस्किट और रोल बनाने का काम कर रही हैं। ये तो केवल सफलता की कुछ दास्तान है, लेकिन समृद्धि और उन्नति की कई और कहानियां देश के कोने कोने में गढ़ी जा रही हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए
पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके साथ ही साथ इस योजना से जुड़कर वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कम पानी में भी कैसे अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है, आइए जानते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको उन योजनाओं के बारे में बताया जिससे किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें,
krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सभी सवालों के जवाब जुड़िए डीडी मॉर्निंग शो के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ढूंढी है मुक्ति जन्म मरण से परे, राह हो विचलित मैं तो शाम सवेरे, लिया है जन्म इस धरती पे बार बार, जानता है मुझे कई नामों से ये संसार। आज मैं तुमको सुनाऊंगा मेरे जन्म की गाथा, जातक कथा है ये, जातक कथा। देखिए प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।